नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, चुनाव का अगला चरण आने वाला है और चूंकि आपकी खास नजर पंजाब पर रहती है और पंजाब में जैसा आप बता रहे थे कि मल्टी एंगल फाइट चल रही है और नोबडी नोज कि कहाँ किस सीट पे क्या होने वाला है। एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि पंजाब में दलित जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट में है तो वो पंजाब में है। दलित, वो मजहबी सिख भी होते हैं, वो हिंदू भी होते हैं, बड़ा एक एमलगमेटेड है। उनकी कॉमन लैंग्वेज ऑफ कोर्स पंजाबी ही है सबकी, उसी एरिया में रहते हैं तो। और सबसे ज्यादा ये देखा गया है इतिहास में, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करती है, हम ही लोग करते हैं, आप ही के माध्यम से पता भी चलता है कि दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार भी पंजाब में हुआ है। एक पट अगर, लेकिन ये बात कोई नहीं कहता। हमेशा ब्राह्मण ठाकुर को मीडिया में प्रस्तुत किया गया है, पर कभी किसी ने नहीं कहा कि जट सिखों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। उसके बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई है चमकीला, नेटफ्लिक्स पर। वो कहानी है धनीराम चमकीले की। चमकीला वॉज अ फेमस सिंगर, वेरी फेमस सिंगर, और उसकी हत्या हो जाती है जब वो 27 साल का था, उसकी बीवी के साथ में। ठीक है, बंदूक वालों ने की। कौन से बंदूक वाले थे फिल्म में नहीं बताया, पर चूंकि 1988 की बात है तो हम समझ सकते हैं कि उस समय जब खालिस्तानी पीक पर थे तब उन्हीं के पास हथियार हुआ करते थे, तो शायद उन्हीं में से कोई हुआ होगा, या विल सी। बाकी आपसे हम बेहतर जानेंगे। चमकीला फिल्म इस समय रिलीज होती है। दलितों का एक बड़ा आइकन चमकीला, तो क्या उसका कोई असर है? और बात उस पर बहुत हो रही है बाबा जी। सर, चमकीला फिल्म जब से आई है ना, पंजाब के स्पेशली दलित समुदाय में उसने एक जबरदस्त बवंडर खड़ा कर दिया है। पर वो अभी है अंडर करंट, अभी बाहर नहीं आया है, पर धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि लोग अब देख रहे हैं फिल्म। और सर, एक तरह से वो पंजाबी सोसाइटी की एक अंडरबेली है, एक है, दुखती रग है जिस पे उसने हाथ रख दिया है। फिल्म का एक डायलॉग है, किला एक जगह कहता है कि चमार हूं, भूखा नहीं मरूंगा। सर, ये इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट है और आज की तारीख में इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि चुनाव के इस मौसम में इसने जो है चुनाव को गरमा दिया है। शबनम, दरवाजा बंद करो और धीरे बोलो जरा। तो सर, चमार हूं, भूखा नहीं मरूंगा। और पूरी फिल्म में, पूरी फिल्म चीख चीख के ये कह रही है कि खाड़कुओं ने, आतंकवादियों ने मार दिया या राइवल सिंगर्स ने मरवा दिया, परंतु एक दलित सिंगर को चुप करा दिया गया। सर, फिल्म का एक और बड़ा प्रोमिनेंट सीन है जहां कनाडा के एक गुरुद्वारे में 4 लोग बैठ के एक फतवा जारी कर रहे हैं कि गाने नहीं गाएगा अश्लील, मीट मच्छी नहीं खाएगा, बीड़ी नहीं पिएगा। दारू नहीं पिएगा, बीड़ी नहीं पिएगा। अच्छा, दारू भी है, मुझे वो दारू है। तीसरा वादा, 4 वादे मांगते हैं उससे। तीसरा वादा हाँ, था दारू नहीं पिएगा, चौथा वादा था बीड़ी तंबाकू नहीं पिएगा। वो पूछता है कि क्या सिर्फ मैं अश्लील गाने गा रहा हूं? उसने कहा कि मैंने नया कोई गाना अश्लील नहीं बनाया जो कि मैंने वादा किया था। तो वो कहते हैं कि नहीं, पुराने तो गाता है ना। कहता है पब्लिक डिमांड इतनी ज्यादा होती है, पब्लिक जो है जबरदस्ती करती है, सुनती है, पब्लिक चाहती है सुनना। और फिर अकेला मैं थोड़ी ना गा रहा हूं, सब गा रहे हैं, और आपको सिर्फ मेरा क्यों दिखाई दे रहा है? आप सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? और बकायदा फिर उससे
वसूली हो रही है, एक्सटॉर्शन दिखाई है, मतलब जो भी शोषण उसका हो सकता था वो किया गया और अंत में जान से मार दिया गया। अच्छा क्यों? अच्छा, फिल्म एक सवाल उठाती है कि अगर चमकीला भी जट सिख होता तो क्या मार दिया जाता? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ इसलिए मार दिया गया ना कि दलित था। अच्छा, फिल्म एक और जो है, चमकीले का असली नाम धनी राम था। धनी राम नाम के एक दलित गायक को मार दिया गया जो कि बीड़ी पीता है। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें चमकीले का विद्रोह दिखाया है कि जब उसको फतवा जारी किया जाता है कि आज के बाद बीड़ी नहीं पिएगा, तो कार में बैठ के उनके सामने बीड़ी लगा लेता है। तो निशांत फिल्म में याद है वो जमींदार के घर पे एक वो लड़का, दलित लड़का पत्थर खींच के मारता है शीशे पे। हालांकि वो कम्युनिस्ट फिल्म थी पर उस दलित समाज का विद्रोह दिखाया गया है उस जट सिख हेजमनी के खिलाफ। सो सिमिलरली उन चार फतवेबाजों के सामने वो जो बीड़ी लगा लेता है ना सर, वो एक दलित हिंदू सिंगर का विद्रोह था। अब सर सवाल ये है कि 1988 मार्च 1988 में चमकीले की हत्या हुई है। आपको मालूम है आज तक सबसे जो दुखद पहलू है कि चमकीले की हत्या में आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और 35 साल पहले, 36 साल पहले जो फतवेबाजी थी वो आज तक हो रही है। अभी लेटेस्ट जो है रिपोर्ट ये है कि गांव में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन प्रचार करेगा, कौन नहीं करेगा, किसको वोट देना है, किसको अपने दरवाजे पे बिठाना है, किसको प्रचार करने देना है, किस पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर लगेगा, ये भी तुम डिसाइड करोगे। ये आज की रिपोर्ट है कि नहीं कि गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा और बकायदा माइक लगा के अनाउंसमेंट हो रही है कि जो इनको अपने यहां घुसाएगा उसका सोशल बॉयकॉट किया जाएगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, गांव से उसको जो है बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये तुम डिसाइड करोगे। अच्छा, पिछले 35 सालों में इस देश में, पंजाब के इस समाज में बदला क्या है? 35 साल पहले भी चमकीला क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या गाना गाएगा, क्या प्रोफेशन करेगा, ये तुम डिसाइड करते थे। और आज भी चमकीला किसको वोट देगा, किसके घर किसको प्रचार करने के लिए बोला, तुम्हारे मतलब अकेला तुम्हारा गांव है, चमकीले का गांव नहीं है। बीजेपी का एक नेता अगर चमकीले के घर प्रचार करने जाना चाहता तो तुम होते कौन रोकने वाले? अस्सी जट, हाँ, बात तो यही है ना सर। सर बात यह है कि चमकीले को आज से 35 साल पहले भी हक नहीं था अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का, और आज भी नहीं है। सर फिल्म ये इस चीज को इंगित कर रही है, मतलब उसके साथ क्या अत्याचार नहीं किया तुमने, धमकियां उसको दी, उससे वसूली की, एक्सटॉर्शन किया और अंत में मार दिया। अच्छा, उसका सर दोस्त फिल्म ने में देखा था कि वो अपने जमाने का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया था। फिल्म में एक डायलॉग और है सर, उसको बोलते हैं कि तू गाना बजाना छोड़ दे, हाँ, तू कुछ और कर ले, तू छाट दे गाना बजाना। कुछ और कर ले। अच्छा, एक चीज सर, शादी ब्याहों में हर, मैंने तो देखा है
हर समाज का एक कल्चर है कि लेडीज संगीत में और मतलब बहुत एक से एक अश्लील बोलियां, एक से एक अश्लील गीत, एक से एक अश्लील गालियां दी जाती हैं। पंजाब में तो ऐसी ऐसी दी जाती है कि आप कान धो लेंगे, ऐसी ऐसी गालियां गाली गाई जाती है। और जैसे वहां मिथिला में नहीं गाते हैं, भगवान राम को गरियाते हैं, पूरा अयोध्या को गरियाते हैं मिथिला वाले, और फुहर फुहर गरियाते हैं। सर मंडप वे के समय, हाँ, मंडप में जब फेरे हो रहे होते हैं तो अरे लड़की के नहीं, जब पक्ष वाले, आते हैं वहां से, जब जब बारात आती है वहां से लेके और जाती है वहां तक, और उतना ही नहीं, क्या शादी तिलक ब्याह बरच्छा हर चीज में गरियाते हैं लड़के वालों को। सर मैं तो 7 फेरे के समय की बात कर रहा हूँ, जब औरतें बैठी रहती हैं लड़की वाली एक तरफ, और भसुर लोग जो है गहना चढ़ाते हैं लड़की को, कुछ कुछ अपना जो गिफ्ट मतलब जो भी ये चढ़ाते हैं, उस समय गाली खा रहे होते हैं। मतलब पूछा जाता है कि ये लक्ष्मण जी गोर हुआ, राम जी करिया हुआ, ये कहाँ एक चीज और सर, एक चीज और, शादी ब्याह में आजकल चलिए मॉडर्न शादी ब्याह हो गया है, लेडी संगीत होता है, बढ़िया है, ठीक है, बॉलीवुड के गाने बजते हैं। कौन से सुपरहिट हैं बॉलीवुड के गाने? कौन सा आइटम सॉन्ग है जो नहीं बजता है? कौन सा आइटम सॉन्ग है जो नहीं बजता है और जिसके गंदे गंदे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? घर की लड़कियां कर रही होती हैं, ठीक है, इट्स फन, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स फन। अच्छा, म्यूजिक है, आप अच्छा म्यूजिक आदमी आप इतने नचेगा बड़े, गाएगा। एक मिनट सर, आप इतने बड़े फतवाबाज हैं हम्म। कि आपने बोल दिया ना कि क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या सुनेगा, क्या सुनाएगा, हैं? बीड़ी पिएगा कि नहीं पिएगा ये आप डिसाइड करेंगे। जट कम्युनिटी से आपने कितनी शराब बंद करवा दी? आज तक कितने लोगों को आपने फतवा दे दिया क्या है, खबरदार आज के बाद अपने घर में कच्ची दारू नहीं उतारेगा, या गिलासी सिर पर रख के नहीं नाचेगा, जिस सर पे दस्तार सजी है उस पे गिलासी नहीं आएगी। आपके देखते हम्म। देखते आपके देखते देखते आधा पंजाब ईसाई हो गया। कितने फतवे जारी कर दिए आपने? आपके देखते देखते आधा पंजाब जो है ड्रग एडिक्ट हो गया, नशे के गिरफ्त में फंस गया। कितने फतवे जारी कर दिए आपने? अच्छा, वहां आपकी क्यों नहीं चल पाई? चमकीले को आपने 1 मिनट में चुप करा दिया, क्यों? सर ये सवाल आज की दलित कम्युनिटी, आज की हिंदू कम्युनिटी पूछेगी कि नहीं पूछेगी पंजाब में, कि भैया तुम्हारी सारा जोर, तुम्हारी सारी गुंडागर्दी, तुम्हारी सारी फतवेबाजी सिर्फ हमारे ऊपर चलती है? हुँ? तुम्हारे लोग सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, किसी के भी घर में घुस जाते हैं, हैं? वो डिसाइड करते हैं समाज में क्या होगा, क्या नहीं होगा। उन पे तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलती। जी। एक एक उदाहरण और है सर, बंत सिंह, हाँ। एक दलित हिंदू था, मजहबी सिख, और शायद अभी भी जिंदा है। सन 2000 में उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हरकतें हुई। वो बंदा अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए उतरा। जनवरी 2006 में उसके हाथ और पांव काट दिए गए। वो व्हील चेयर पे चलता है, उसकी पत्नी उनको लेके चलती है, वो गाने गाता है, और आज भी इसी इसी जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं उसके खिलाफ आज भी वो आवाज है, और ही इज अलाइव। हाथ और पांव काटे गए सर, एक को तो गोली मार के मार दिया गया, वो एक अलग मैटर है। इनको इनको मैसेज बनाया गया कि जो आवाज उठाएगा उसका ये हाल होगा। और ये खालिस्तानी टाइम की बात नहीं है सर, ये सन 2006 की बात है, जब पूरा खालिस्तानी माहौल शांत हो चुका था। सो मतलब इट्स अ पैटर्न। जी। और और जितने सिंगर्स हैं वो तो ड्रग्स पे गाने बनाते हैं सर।
पूरा पंजाबी सिंगर रैप वैप जो गाते हैं। पूरी आज की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री है, पूरी गन कल्चर पे है। कितने फतवे जारी किए तुमने, कितने सिंगर्स को बुला के अपने यहाँ फतवा दिया कि आज के बाद गन कल्चर पे जो है तुम्हारा गाना नहीं आना चाहिए। तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे आधे लोगों को ले गए और ईसाई बना दिया। तुमने कितने फतवे जारी किए? मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है सर, आपसे पूछना चाहूंगा मैं जी कि आप जैसे आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार ये लग रहा है कि एक सेट को करने देना है और एक सेट को नहीं करने देना है। तो उससे होता क्या है कि एक इंडस्ट्री पर आपका कब्जा हो जाता है, सर, आप ये डिसाइड देखिए करते हो कि कौन गाए। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये एक सम सॉर्ट ऑफ माफियागिरी है एक इंडस्ट्री पर, या पूरे इस तरीके से कब्जे की कि हम इसको करने देंगे इसको नहीं करने देंगे, या हेजीमनी जिसको बोलते हैं वो है ये। कुछ वर्गों के खिलाफ तो मुंह खोलने की इनकी हिम्मत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो कन्वर्जन चल रहा है, धूर्तता पूर्वक कन्वर्जन, हालेलुया, चंगाई सभा कि ऐसे बोल दिया और सारे जो है एड्स की बीमारी बाहर निकल जा, हैं, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लग गए। उनके खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। पता है क्यों? क्यों? क्यों सर? क्योंकि उनको पता है ये मगरमच्छ हैं, चंगाई सभा वाले, और यूरोप, अमेरिके, इंग्लैंड विच हमको इन्हीं मगरमच्छों के बीच रहना है। तो उनके खिलाफ कैसे बोल देंगे? उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ड्रग्स का सारा धंधा पाकिस्तान से चल रहा है, आईएसआई चला रही है। खालिस्तान का पूरा धंधा कनाडा अमेरिका से चल रहा है, वहीं से फंडिंग आ रही है, आईएसआई चला रही है और वहां से चला रही है। उनके खिलाफ कैसे बोल देंगे भाई? आज तक उनके खिलाफ कितने फतवे हुए? उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई कि तुम देश तोड़ने की बातें करते हो, तुम अलगाववाद की बातें करते हो, हाँ, तुम देश की हमारे मासूम बच्चों के दिमाग में जो है अलगाववाद का जहर भर रहे हो, उन्हें जबरदस्ती विक्टिम प्ले करना सिखा रहे हो, विक्टिमहुड की झूठी कहानियां उनको उनके दिमाग में भर रहे हो। पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ, क्योंकि उसमें 3 साल के बच्चे को जो है ज से जालिम सिखाया जाता है, और जालिम में एक ब्राह्मण की फोटो है ना, न हिंदू काफिर है, जालिम है। ये पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में है। सिख का भी चेहरा होता है सर जालिम के बगल में, पगड़ीधारी सिख। हाँ, और तुम्हारे सिस्टम में तुम अगेन हिंदुओं को, भारत सरकार को, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के मन में ये जहर भर रहे हो कि हिंदुओं की सरकार, दिल्ली की सरकार, भारत की सरकार हमारा और नस्लकुशी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आप अपनी यंग जनरेशन के मन में भारत के खिलाफ जहर भर रहे हैं। कितने फतवे जारी किए भैया तुमने? है जबरदस्ती का विक्टिम मोड, ये विक्टिम प्ले करना बंद करो, जबरदस्ती देश में अलगाववाद फैलाना बंद करो। बाबा जी, आपकी बातों से एक और सवाल उठ रहा है मेरे मन में, कहिए तो उछालूं जी। फॉर एग्जाम्पल, अखिलेश यादव के राज में, मुलायम के राज में माफिया राज था। इसलिए था क्योंकि अखिलेश यादव एंड समाजवादी पार्टी वेर अ बेनिफिशियरी ऑफ द माफिया राज। योगी जी के राज में नहीं है। योगी जी डजंट वांट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ माफिया पीपल। एक कंसेप्ट होता है फॉलो द मनी। कोई समस्या ना समझ में आ रही हो या कोई बृहद प्रॉब्लम ना समझ में आ रही हो तो उसके पैसे की मूवमेंट देखेंगे तो शायद एक सिरा मिलता है जहां से आप पहुंचते हैं। तो जो जितनी बातें आपने बताई
खालिस्तानी एजेंडा या सिखी क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने का एजेंडा, या पूरी पंजाब की कौम को अपनी जमीनें बेच के पूरा 25-30 लाख रुपया बेच के कनाडा जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो मनी एंगल इन्वॉल्व है, ड्रग्स बेचने में जो मनी एंगल इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि somebody is getting benefit out of it, इसीलिए ये होने दिया जा रहा है। Is that so? ऐसा लगता है, हो सकता हो। Why not? Yes. People are getting benefited out of it. Big money is involved. भाई, कबड्डी की लीग पर, कबड्डी के पूरे धंधे पे कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री पे कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या गाना लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, कौन गाएगा, कौन नहीं गाएगा, कितना गाएगा, क्या गाएगा, ये बाहर बैठे लोग डिसाइड कर रहे हैं। कौन सा आर्टिस्ट ऊपर जाएगा, कौन सा आर्टिस्ट को दबा के रखा जाएगा, हाँ, किसको रास्ते से हटा दिया जाएगा, कौन बिजनेस करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन पैसे कमाएगा, कौन नहीं कमाएगा, और कौन पैसे कमाएगा तो कितना हमको देगा। पूरे पंजाब में आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक्सटॉर्शन, रंगदारी, हफ्ता वसूली। आज 2 नए केस आए हैं। लुधियाना के एक बहुत बड़े डॉक्टर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है, एक से 3 करोड़ की मांगी गई है। आज के समाचार में है। ये तो सर 1990 का बिहार याद आ रहा है। बिल्कुल। सेम कहानी है सर, मुझे एक बात बताइए ना, बनारस में एक हमारे स्कूल के एक बच्चे को, छोटे से बच्चे के ऊपर गेट टूट के गिर गया, उसकी टांग टूट गई, तो हम उसको बनारस ले गए। तो एक अस्पताल में एक डॉक्टर जायसवाल थे, ही वाज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन्होंने बहुत कम पैसे में उस बच्चे के पैर में बकायदा प्लेट लगी थी, प्लेट करके वो कर। तो मैंने पूछा कि ये अस्पताल में डॉक्टर साहब बैठे हैं, इतना क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो बोला ये असल में बिहार से उजड़ के आए हैं। तो मैंने पूछा बिहार से उजड़ के आए मतलब? हाँ, बिहार में कहते हैं इनके खिलाफ अपराधी जो है सक्रिय हो गए थे और इनसे बहुत ज्यादा रंगदारी वसूली मांग रहे थे, तो इन्होंने बिहार ही छोड़ दिया। तो बेचारे बनारस में आके, बिहार से बनारस में आके प्रैक्टिस कर रहे थे। तो नए नए आए थे, तो अभी प्रैक्टिस जमी नहीं थी। डॉक्टर जायसवाल नाम था, मुझे आज भी नाम याद। सर, पूरा बिहार खाली हो गया था एंटरप्रेन्योर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से और डॉक्टर से। कई लोग ऐसे थे कि बच्चे जो है बनारस और गोरखपुर में पढ़ते थे, रहते थे, वहीं परिवार लेके पैसा कमाते थे, बिहार में इन्वेस्ट करते थे, यूपी में। जी सर, 3 साल के बच्चों का हॉस्टल है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में, सनशाइन के स्कूल के नाम से। मेरे दोस्त पढ़े हैं, जो 3 साल की उम्र से बिहार के बच्चे, दरभंगा के, सीतामढ़ी के, समस्तीपुर के, जो 3 साल की उम्र से नर्सरी क्लास से हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज की माँ बाप जो है बिहार में बच्चा किडनैप हो जाएगा। आई नो पीपल जो जीवन भर बाहर रहे हैं, जीवन भर 3 साल की उम्र से। जब नीतीश बाबू की पहली सरकार आई है, तो गोरखपुर और बनारस के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बड़ा जबरदस्त स्लम्प आ गया। तो मेरे एक मित्र थे, उनका कुछ प्रॉपर्टी फंस गई थी उसमें। तो मुझे कहो का भल? बोला अरे भैया हमन तो बिला गई। तो मैंने कहा होगा? बोला अरे नीतीश की सरकार आ गई तो अब हमन को मलबन बिकत। मैंने कहा क्यों नहीं बिक रहा है? तो बोले बिहार में हालत सुधर गई, अब कोई बिहारी भाग के जो है यूपी में प्रॉपर्टी थोड़ी न खरीद रहा है। अगर ठीक है सर, बिहार की विषयांतर मतलब it's more of a similar thing that is happening in Punjab. Let's come back to Punjab. It's a similar thing. नहीं, और पंजाबियों के साथ तो सबसे बड़ी समस्या आ गई ना सर। अगर पंजाब से भाग के जाएगा तो जाएगा कहाँ? कनेडे। वहां तो और बड़े मगरमच्छ बैठे हैं। आपको मालूम है जितना एक्सटॉर्शन वसूली, रंगदारी पंजाब में है ना, उसकी 100 गुना ज्यादा कनाडा में है।
वहां तो ट्रूडो की सरकार बकायदा लीगल की जो एजुकेशन की फीस $10,000 लिया जाता है कनाडा के बच्चे से, उस सिक्कों से उसका 10 गुना लिया जाता है। हाँ, पंजाब से, जो आप ही ने बताया हमें। कनेडियन से 1500 लेते, कनेडियन से 1500 लेते हैं, इनसे 10,000 12,000 लेते हैं। जो कनेडियन बच्चा है वो $1,500 देता है। एक मैटर और था सर चमकीले के साथ, कमिंग बैक। चमकीले की जो पत्नी थी वो हायर क्लास की थी, मुझे पता नहीं इस बात का। अमरजोत कौर। और उसके माँ बाप जब वो मर जाती हैं तो उसकी लड़की के माँ बाप सबसे पहले आते हैं और कमरे के अंदर घुस के सारा सामान, सारा पैसा, सारा गहना, जो कि 3-4 साल 15 साल से उसके साथ नहीं थे जब से शादी हुई थी, और छोड़ दिया था लड़की को उन्होंने चमकीले के साथ। फेमस हो रहे थे, जैसे ही मरते तुरंत आते हैं, सारा पैसा सब बांध के लेके जाते हैं। तो दिखाया गया ना कि ये सारा सोना थे, वो तलाशी ले रहे होते हैं अंदर। वो जो उसकी पहली पत्नी पहली पत्नी चमकीले की। आती है कि ये क्या हो रहा है, कि ये सारा सोना और वो लुटने आ गए हैं। ओह यस, इट इज इन द फिल्म। ये तो फिल्म सर में है। यहाँ वो भी है, ऑनर किलिंग वाला भी सीन है। दलित की कैसे शादी हो गई, दलित ने कैसे शादी कर ली हमारी लड़की से। तो ये सर पूरा बात यह है कि चमकीले फिल्म ने पहले से उबाल खाई केतली में फिर से उबाल ला दिया है। अब नया उबाल ला दिया है। सर दलित समाज, दलित का लड़का जब चमकीला फिल्म देखेगा तो सोचेगा ना, यार हमको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि हम चमार हैं। तो वो जो जो डायलॉग है ना, चमार हूं भूखा तो नहीं मरूंगा, तो बहुत महंगा पड़ने जा रहा है इस चुनाव में, आपको बता रहा हूं मैं आपको। और एक बात बताऊं, ये आप ही बता रहे थे ना कि ये जो ब्रिगेड है जिसने फिल्म बनाई है, तो ये कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट है, पूरी लेफ्टिस्ट है। सुपर लेफ्टिस्ट। ये दांव इन पे कैसे उल्टा पड़ गया, जरा बताइए। सर फिल्म प्रोड्यूस की है नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स पे कोई फिल्म ऐसी नहीं है जो एंटी इंडिया, एंटी मतलब एंटी सनातन, एंटी हिंदू मोड नहीं रखती है। अनुराग कश्यप, वरुण ग्रोवर, सेक्रेड गेम से ही शुरू हो जाता है इनका सारा कहानी। कोई ऐसी सीरीज नहीं है, ठीक है, जिसमें भारतीय परंपरा, भारतीय परिवार तोड़ने की प्रक्रिया न करें। LGBTQ भी ले आते हैं, सब कर लेते हैं, पूरा अमेरिकन वोक एजेंडा। बनाई है फिल्म इम्तियाज अली ने। ऑफ कोर्स उनके कई सारे कमेंट पहले आ चुके हैं, थोड़ा सा नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट। फिल्म को प्रमोट करती है अनुपमा चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा की बीवी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी लेफ्टिस्ट है, बहुत ही बड़ी लेफ्टिस्ट है। दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन वगैरह के समय में बकायदा प्रो खालिस्तान समर्थन, एंटी गवर्नमेंट ट्वीट्स था, सब कुछ था। और तो ये जितने ब्रांड हैं ये लोग ये करते हैं, ठीक है। परिणीति चोपड़ा ऑफ कोर्स राघव चड्ढा की पत्नी है। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के मतलब बहुत बड़े वो हैं। मतलब फिल्म लेफ्टिस्ट गैंग की फिल्म है। लेफ्टिस्ट गैंग की फिल्म है। नेटफ्लिक्स से कुछ भी आ रहा है सर वो लेफ्टिस्ट का है, ठीक है। हाँ, हिंदी में लेफ्टिस्ट, ये इसमें कोई शंका नहीं है मुझे, ठीक है। पर ये पूरी उल्टा सीरीज है। उल्टा उल्टे बांस बरेली कैसे चला गया। सर शौर्य फिल्म याद है आपको, जिसमें के मनन साहब ब्रिगेडियर साहब का रोल प्ले करते हैं और उनको विलेन बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आखिरी के 10 मिनट ऐसा दिया है बंदे ने कि वो वही क्लिप चलती है, शौर्य फिल्म खो गई कहीं। भूल गए लोग। हाँ, चमकीला में आज के समय में इसलिए बनाया गया है कि ये जो डायलॉग है ना कि तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या गाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, दिस इज अ स्टेटमेंट टू द करंट गवर्नमेंट फ्रॉम द बॉलीवुड, फ्रॉम द नेटफ्लिक्स, फ्रॉम ऑल द आर्टिस्ट जो मोदी जी के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। अभी आमिर खान का एक वीडियो आया ना जिसने तंज मारा, 15 लाख तो नहीं आया अकाउंट में। आमिर खान, ये सोनम वांगचुक वाला जो सारा केस चल रहा है, इसको पहले पहले किसने पैदा किया? 3 इडियट फिल्म के माध्यम से आमिर खान ने। 3 इडियट चाइना में बहुत बड़ी सुपर हिट हुई थी सर, 1500 करोड़ कमा लिए थे। क्यों? 19 इलेक्शन से जस्ट पहले तो आमिर खान वॉज अ ब्रिज जिसके माध्यम से चाइना का पैसा इंडिया में आया था। वो फंड करते थे, वायर, प्रिंट, क्विंट, इन सबको फंड करते थे। एनी विच वेज, पर जो बात आप बता रहे हैं, इनका प्रयास ये था कि ये चमकीले के माध्यम से आज की सरकार को गाली दे सकें और हिंदुओं को ये बता सके कि ये मजहबी हैं या ये ज्यादा एग्रेसिव हैं, ये तय करते हैं, ये बॉलीवुड को ट्रोल करते हैं, सब करते हैं। बट उल्टा ये हो गया
कि जो भी जनता तो जो अपना इतिहास देखेगी ना, उसने नब्ज पकड़ ली कि इट्स नॉट अबाउट करंट गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द हेजेमनी ऑफ द पीपल दैट आप जिसके बारे में बता रहे हो, जो पंजाब का है। इनके इंटरव्यू सुनिए सर, ये बता रहे हैं कि ये क्या क्या इन्होंने क्यों बनाई, क्या बनाई है। अच्छा मैटर क्या, बायोग्राफी है, बहुत ज्यादा भग नहीं सकते थे दाएं बाएं, फिक्शन बनाते तो भग लेते ना, बायोग्राफी है ना, बहुत ज्यादा भग नहीं सकते। क्या बताओगे, वहां जाके किसी ठाकुर ने गोली मार दी उसको, नहीं, ये तो नहीं कर सकते। ये भी कर रखे हैं सारे लोगों ने। आर्टिकल 15 फिल्म आई थी, उसकी क्या नाम था उसका, आयुष्मान खुराना की, वो घटना थी बदायूं कांड पे, दो लड़कियों को जब यादव जो आरोपित थे, मतलब एलिजिडली उसमें जो लड़कियों को रेप करके टांगा गया था, सपा गवर्नमेंट थी, अनुभव सिन्हा लेफ्टिस्ट आदमी, उसने फिल्म बनाई और आर्टिकल 15 फिल्म बनाई। फिल्म में कह रहा है कि बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, लेकिन आरोपी बना दिया ठाकुरों को और हायर कास्ट को, जबकि था कोई और सीएम बना दिया महंत जी को, कुछ ऐसा। सो ही प्लेड विद द फैक्ट्स, दे डिड इट। अभी भी मैं और भी चमकीला के फिल्म में भी सर, ओरिजिनल में कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं बताया गया है, वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ, कई लोग बता रहे हैं कि देयर वाज समथिंग एल्स, बहुत सारे एंगल थे जो इन्होंने नहीं छुए जानबूझ के, और काट काट के ट्रिम कर करके ये जो लेके आए हैं सामने अपने मतलब का। पूरी फिल्म में सर खालिस्तानी शब्द कहीं इस्तेमाल हुआ है? 1988 आपने फिल्म देखी, कहीं खालिस्तानी शब्द इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं ले सकते तुम खालिस्तान का नाम? ये बहुत सटल प्ले करते हैं सर ये लोग। 1970 80 90 के दशक में कादर खान, सलीम जावेद और बहुत सारे लोगों ने जो फिल्मों के माध्यम से हमें परोसा, बहुत फिल्में लिखी, इतनी फिल्में लिखी, तब जाके आदमी जो है, बच्चे, कोई हीरो जो है शंकर जी को लड़ ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, आपको सेकुलर अच्छा बनाने सर, का कि। मुझे हाँ, मैं आपको बताता खैर हूँ, एनी चीज विषयांतर। मेरे लिए जी। फिल्म वाज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग फॉर मी पर्सनली। हम्म। आई वाज रियली डिस्टर्ब्ड। मैं ऐसी बहुत कम फिल्में, हालांकि सिनेमैटिक दृष्टि से मैंने अभी फिल्म को एवेलुएट नहीं किया, उस पर मैं अलग से कभी एक वीडियो बना दूंगा, क्राफ्ट तो बहुत बिकॉज अच्छा है सर, आई हैव बीन, क्राफ्ट बहुत अच्छा है इस हाँ फिल्म वो, का। हाँ वो सारा ठीक है, पर उसमें जो भी कमियां थी वो मैं आपको फिर कभी डिस्कस करूंगा। जी। पर बात यह सर कि मैंने 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, इतना लंबा पीरियड पंजाब में बिताया। 82 से लेके 92 तक। और सर एक एक स्मृति वो सामने आ गई कि किस टेरर में हम जिए हैं। मतलब बीइंग अ हिंदू, क्या क्या हमने झेला है। मेरी वाइफ के बाल छोटे होते थे, तो बहुत प्रेशर आया। उसने कभी बाल नहीं बढ़ाए। मैं और मैं समझ सकता हूँ बाबा जी की, मैं समझ तो नहीं सकता, क्या ही समझूंगा, इस बात को कोई नहीं समझ पाएगा, जो जिएगा वही समझेगा, कम से कम। ये बात आज इस आप फिल्म ने कह वो पा रहे हैं, दौर याद, मैं नहीं जानता हूँ नहीं सर आप खुलते नहीं है। नहीं नहीं, इस फिल्म ने वो दौर याद दिला दिया, और मैं उस दौर को वापस आता हुआ देख रहा हूं। ज्यादा तकलीफ इस बात की है। मैं उस दौर को वापस आता हुआ देख रहा हूं। दिक्कत ये है,
नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। ये मैं कारण बता रहा हूं इसलिए कि भारत अब उस राह पे वापस नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं कहाँ पे? जाएगा। मैं सर लखनऊ के कुछ सिख भाई हैं हमारे, उनका योगी जी के साथ जो इंटरेक्शन, उन्होंने 1-2 वीडियोस किए हुए हैं सर, हैं चाहने वाले योगी जी के भी। उनको पता है कि हम क्यों चाह रहे हैं, हम इस आदमी को क्यों मान रहे हैं और ये हमें क्या देगा। जो उनके अपने, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो उनकी अपनी लीडरशिप ने, जट सिख लीडरशिप ने, या जो वहां पर होल्ड करते हैं, जो उन्होंने गंद फैलाई, उसकी सफाई होगी। किसी राज्य में दोयम दर्जे का नागरिक बन के जीने का जो दंश होता है ना, वो इस हम लोगों ने पिछले 40 साल से झेला है। वो चमकीले फिल्म ने ना वो सारे जो जख्म थे वो फिर से उभार दिए हैं। हाँ, मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा बाबा जी। आई नेवर न्यू दिस साइड ऑफ यू। लेट्स खैर, कंक्लूड हाँ जी वीडियो। जी जी। कंक्लूजन यही है सर कि पिछले 10 साल में जो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, पिछले जो आपने 40 साल की बात की, उस पे भारी पड़ते हैं 10 साल, और अगले 5 साल तो और भारी सर पड़ेंगे। सर सर अब ये सर सामने वाला समस्या ये, झेलेगा सर, हम नहीं एंड झेलेंगे एंड जी। द प्रॉब्लम इज वी आर बैक टू स्क्वायर वन। आज हम फिर उसी चौराहे पे खड़े हैं। सर फोड़ा आज हम पकेगा तभी तो इलाज उसी होगा। चौराहे पे खड़े हैं जहां कोई डिसाइड कर रहा है कि मैं क्या बोलूंगा, क्या नहीं बोलूंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या सुनूंगा, मैं किसको वोट दूंगा, कौन प्रचार करेगा, कौन नहीं करेगा। सर ऑन अ लाइटर नोट, राजीव श्रीवास्तव जी के जो कथन है ना, हाँ ये कर लो पहले, बुझता दिया है सर, फड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा लेने दीजिए, सब ठीक होने वाले हैं। चलिए चलिए सर, सब ठीक होने वाले हैं। और हम बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं फिलहाल। और ये जो दोयम दर्जा है, ये एक एक करके सब निपटाया जाएगा। जिन लोगों ने हमसे आपसे कहीं ज्यादा दंश झेला है, आज वो लीडरशिप में है, दे विल मेक श्योर कि वी डोंट फेस इट एनी मोर। और मैं आशावान हूँ सर, भारत का यही प्रारब्ध भी है। हमारे बड़े बुजुर्ग अग्रज हमको यही समझाते हैं कि थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अ राइट रीजन। आज अब इसके अलावा मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, तो थैंक यू दर्शकों हमें सुनने के लिए, और धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मिलते हैं नमस्कार अगले वीडियो में, फिर से सर। मिलते हैं।